नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फेफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में देखते हैं अपन वाक्य को किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं, परंतु उससे पहले दो शब्द। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में आपके सामने दो महत्वपूर्ण शब्द कौन कौन से हैं। देखिए, पहला शब्द आपके सामने है ABOVEPER, एबोव पर। ये अपन जानते ही हैं एबोव, तो एबोव पर इसको अपन बोल सकते हैं। एबोव पर का मतलब क्या होता है? एबोव का मतलब ऊंचा होता है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं पर का मतलब प्रत्येक यानी औसत। तो यहां पर जो सम्मिलित अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा औसत से ऊंचा। औसत से ऊंचा क्या हो जाएगा? अबव पर हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं अगले शब्द की। तो अगला शब्द है यहां पर एबोव सीटेड। देखिए, यहां पर एबोव का मतलब सदैव ऊंचा होता है। और इसके साथ साथ यदि अपन बात करें कि अबोव सीटेड की, सीटेड इसको अपन किस रूप में लिख सकते हैं? तो अबोव का जो के त्यों आ जाएगा, अबोव और सीटेड। क्या मतलब होता है इसका? देखिए, जो अबोव सीटेड शब्द है, इसमें अपनों ने काफी बार ऐसे लिखा है ना कि उपर्युक्त वाक्य के अनुसार, उपर्युक्त प्रसंग के अनुसार। अब उपर्युक्त किसे कहते हैं? जिसका ऊपर वर्णन कर दिया गया हो या जिसको ऊपर उक्त कर दिया गया हो। तो वहां पर अपन क्या कहते हैं? वहां पर अपन अबोव सीटेड शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? उपर्युक्त। उपर्युक्त को ही अपन क्या कहेंगे? अबोव सीटेड। अब अपन बात करते हैं राजस्थानी शब्दों की। तो राजस्थानी में आज की क्लास में आपके समक्ष जो दो शब्द हैं, उनमें एक शब्द तो है अनाज रखने का स्थान। क्या कहलाता है? अनाज रखने का स्थान। अनाज रखने का स्थान कहलाता है कोठी। कोठरी होती है ना, वैसे खड़ या खण ऐसा कुछ भी शब्द है, इसमें काम में लिया जाता है। अगर चौथे शब्द की बात करें तो यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आता है लकड़ी की चौकी। अब ये जो लकड़ी की चौकी है, जिसको मांगलिक कार्यों पर प्रयोग में लाया जाता है, जिसे बोला जाता है बाजोट राजस्थानी में। और महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर हो सकता है। तो ये थे आज की क्लास के 4 शब्द। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। आगे अपन और कौन कौन से वाक्य देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 4 शब्द थे। अबोव पर यानी औसत से ऊंचा, अबोव सीटेड यानी उपयुक्त, अनाज रखने के स्थान को कोठी कहते हैं, और लकड़ी की चौकी को बाजोट कहते हैं। चलिए अब अपन चलते हैं अपने मेन टॉपिक। और मेन टॉपिक कौन सा? वाक्य। तो वाक्य इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे, और वाक्य में भी अपन वाक्यों को किसके आधार पर पढ़ रहे थे? वाक्यों का वर्गीकरण क्रिया के आधार पर पढ़ रहे थे। और क्रिया के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। और वाच्यों में अपन जिस भेद का वर्णन कर रहे थे, जिस भेद को पढ़ रहे थे, वो तीसरा ही भेद था, यानी अंतिम भेद का अध्ययन अपन यहाँ पर कर रहे थे। अंतिम भेद कौन सा था? भाववाच्य। भाववाच्य। और भाववाच्य में अपनों ने 2 चीजें देखी थी कि एक तो कर्ता के साथ से परसर्ग का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, वाक्य कैसा होना चाहिए? वाक्य निषेधात्मक होना चाहिए। निषेधात्मक का मतलब हो गया नहीं वाला। तो वाक्य से परसर्ग वाला होना चाहिए, और इसके साथ साथ निषेधात्मक वाक्य होना चाहिए। इसके साथ साथ अपनों ने कौन कौन सी चीजें देखी थी कि भी जो क्रिया है वो क्रिया कैसी आनी चाहिए? सदैव अन्य पुरुष में आनी चाहिए, अन्य पुरुष। इसके साथ साथ पुल्लिंग में आनी चाहिए, पुल्लिंग। अकर्मक आनी चाहिए, अकर्मक। और इसके साथ साथ एक वचन आनी चाहिए।
ये जो चार चीजें हैं ये क्रिया के संबंध में भी अपनों ने देखी थी। अन्य पुरुष, पुल्लिंग, अकर्मक और एकवचन। देखिए आपके सामने एक वाक्य है, उससे रोया नहीं जाता, रोया नहीं जाता। अब ये वाक्य है, सबसे पहले तो देखिए कि ये शर्त पूरी है कि नहीं। कर्ता के साथ से परसर्ग, कर्ता उस है और उसके साथ से परसर्ग का प्रयोग। मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो परसर्ग है, परसर्ग की अपनी मेगा क्लास आ चुकी है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक सिलेबस का रहता है। तो से परसर्ग है वो संयुक्त रूप में भी आ सकता है, अलग रूप में भी आ सकता है। काफी बार यूं है कि ये परसर्ग जो है वो कर्ता के साथ जुड़कर भी प्रयोग कर लिए जाते हैं और उनका अलग अलग रूपों में प्रयोग भी हो जाता है। तो यहाँ पर जुड़कर आया है, उसके साथ से परसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी हमारी पहली शर्त पूरी। दूसरी शर्त में उससे रोया नहीं जाता, तो यानी वाक्य कैसा होना चाहिए, निषेधात्मक। तो वाक्य अपना नहीं वाला है, निषेधात्मक है। ये दोनों शर्तें पूरी, अपना वाक्य कौन सा है, भाववाच्य। यहां पर अपन क्लियर हो गए। अब अपन उस आधार पर भी परख लेते हैं, क्रिया कैसी होनी चाहिए, अन्य पुरुष में होनी चाहिए। तो उससे, अब उससे मैंने आपको कह दिया उससे रोया नहीं जाता, तो यहां पर वक्ता और श्रोता, वक्ता मैं हूं, श्रोता आप है, उससे कोई अन्य है, तो इसलिए अन्य पुरुष में जाने के कारण क्रिया भी अन्य पुरुष में जा रही है, इसलिए यहां पर अन्य पुरुष वाली शर्त क्लियर। उसके बाद यदि स्त्रीलिंग क्रिया आती तो जाति आती, ठीक है, और अगर बहुवचन में क्रिया आती तो जाते आती, परंतु यहाँ पर जाता है, जाता यानी पुल्लिंग और इसके साथ साथ एक वचन। तो अपनी एक वचन वाली शर्त भी क्लियर है, पुल्लिंग भी क्लियर है। और अकर्मक मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, रोना, सोना, हंसना, यात्रा करना, ये सारी की सारी क्रियाएं किसमें जाती है, अकर्मक में जाती है। तो यहाँ पर अपन इस आधार पर भी समझ सकते हैं कि हमारा वाक्य बिल्कुल सही है, यानी हमारे वाक्य में भाववाच्य ही आएगा। और वाक्य देख लेते हैं। देखिए, बच्चे से हंसा नहीं जाता। मान लीजिए बच्चे के मुंह में कोई तकलीफ हो गई है, छाले पड़ गए हैं, अब उससे हंसा भी नहीं जाता, उसको हंसने में भी तकलीफ हो रही है, तो आप इस वाक्य को किस रूप में प्रयोग में ला सकते हो, बच्चे से, बच्चा हो गया यहां पर कर्ता और उसके साथ से परसर्ग हो गया, से हंसा नहीं जाता। तो यहां पर देखिए कर्ता के साथ से भी है, नहीं वाला वाक्य भी है, तो अपना किस में जाएगा, भाववाच्य में चला जाएगा। उसी प्रकार से यदि अपन देखें कि नीता से अब नीता से अब सोया नहीं जाता, नीता अब सो नहीं सकती, यानी नीता पढ़ाई में बहुत रुचि लेती है, उसकी एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है, उसकी नींद खल्लास हराम हो चुकी है। अब वो क्या करेगी, नीता सो नहीं पाएगी, अब उसको एग्जाम ही एग्जाम दिखेगी। अगर ये जुनून ले आओगे ना आप अपने आप में, तो आप भी सिलेक्ट हो जाओगे। तो इसलिए यहाँ पर नीता से अब सोया नहीं जाता, यानी नीता सो नहीं सकती, तो नीता के साथ से आ गया और नहीं आ गया, वाक्य कैसा माना जाएगा, वाक्य भाववाच्य का माना जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और यहाँ पर मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपका यह वाक्य तो क्लियर हो गया होगा, यानी वाच्य से संबंधित तीनों के तीनों भेद आपके क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, अपने वाक्य आ गए, अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, वाक्य।
वाक्य के कितने आधारों पर भेद किए जाते हैं? 3 आधारों पर। पहला क्रिया के आधार पर वाच्य कहलाता है। दूसरा किसके आधार पर? दूसरा जो आता है वो रचना के आधार पर, सरल, मिश्र, संयुक्त। और तीसरा अर्थ के आधार पर। 3 आधारों पर वाक्यों के भेद किए जाते हैं। जो पहला आधार है, और पहला आधार कौन सा है? क्रिया के आधार पर। तो वो 3 प्रकार का होता है। और क्रिया के आधार पर वाच्य बोला जाता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। यहां पर अपन तीनों समझ चुके हैं, तो देख लेते हैं समझ में आया कि नहीं आया। अब एक वाक्य आपके सामने है, और वाक्य आपके सामने कौन सा है देख लीजिए। देखिए, बच्चों ने कविता लिखी। जल्दी से कमेंट करके आप मुझे बताइए कि ये वाक्य किस में जाएगा। बच्चों ने कविता लिखी, ये वाक्य जो है वो किस वाच्य में जाएगा? कौन सा वाच्य आएगा इसमें? बच्चों ने कविता लिखी। हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जवाब दीजिए कि बच्चों ने कविता लिखी वाक्य में वाच्य कौन सा है। देखिए, बच्चों ने कविता लिखी है। अब बच्चों तो कौन है? बहुवचन है। कविता कौन है? बहुवचन है, तो बहुवचन में तो सब आ सकते हैं, तो इसका तो कोई लिंग नहीं होता। कविता कौन है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। और क्रिया कौन सी है? क्रिया भी स्त्रीलिंग है। अब देखिए, इस वाक्य को बदलें, बच्ची कर दें। बच्ची ने कविता लिखी। अरे ये वाक्य तो बिल्कुल सही है, बच्ची ने कविता लिखी। अब अपनों ने बच्ची यानी एक वचन बना लिया, ये बहुवचन था, अपनों ने एक वचन बना लिया, यानी वचन चेंज कर दिया, परंतु क्रिया तो वो की वो है। अपनों ने कर्ता का वचन चेंज किया, क्रिया तो वो की वो है। उसी प्रकार से अपन एक वचन में पुल्लिंग कर्ता बना लेते हैं। जैसे राम लिख लें, राम ने कविता लिखी। ये लीजिए, यहां पर पुल्लिंग, यहां पर स्त्रीलिंग, यहां पर बहुवचन। ये दोनों किसमें? एक वचन। यानी अपनों ने पहले लिंग चेंज किया, उसके बाद वचन चेंज किया, परंतु क्रिया वही लिखी आ रही है, कहीं भी नहीं बदली ना। अब देखिए, कर्ता के आधार पर यदि क्रिया नहीं बदली तो अपन यहां पर क्या मानेंगे? यहां पर मानेंगे कि कर्तृवाच्य तो यहां पर नहीं है, यही मानेंगे। चलिए, अब कर्म बदलते हैं। अभी तक कर्म अपनों ने कहीं नहीं बदला था। कर्म किस में है? स्त्रीलिंग में है। अब इस कर्म को पुल्लिंग बनाओ। क्या लिखे अपन वाक्य को? बच्चों ने, अब कविता तो स्त्रीलिंग है तो पत्र लिख लेते हैं। पत्र लिखा। अरे ये तो चेंज हो गई, बच्चों ने पत्र लिखा। कर्ता का लिंग वचन चेंज किया तब तो कर्ता के लिंग वचन के आधार पर क्रिया नहीं बदली, तो अपनों ने कर्तृवाच्य को तो हटा दिया। अब देखिए, कर्म का लिंग चेंज किया अपनों ने, ठीक है। तो कर्म का जैसे ही लिंग चेंज हुआ, क्रिया बदल गई, लिखी से लिखा होगी। अब लिखी से लिखा होगी, इसका मतलब क्रिया किसके आधार पर बदली है? कर्म के आधार पर। तो हमारा वाक्य किस में जाना चाहिए? जाहिर सी बात है, कर्मवाच्य में जाना चाहिए ना, परंतु नहीं, इस प्रकार के वाक्य कर्तृवाच्य में ही जाएंगे। क्यों जाएंगे? पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन देखते हैं एक विशिष्ट नियम। अब विशिष्ट नियम अपने कौन सा देख सकते हैं? देखिए, यहां पर एक विशेष नियम आ जाता है, विशेष नियम। और विशेष नियम कौन सा है? विशेष नियम क्या कहता है? विशेष नियम यूं कहता है कि यदि कर्ता के साथ ने पर सर्ग आ जाए तो क्रिया सदैव कर्म के आधार पर बदलती है,
उन वाक्यों में नियमानुसार कर्मवाच्य माना जाना चाहिए, परंतु नहीं। जहां जहां पर कर्ता के साथ ने परसर्ग होगा वो वाक्य सदैव आंख बंद करके ही कर्तरीवाच्य में करना है, कर्मवाच्य में नहीं करना। ये एक विशेष नियम है। तो यहां पर अपन समझ सकते हैं कि यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग होता है तो वहां क्रिया सदैव कर्म के लिंग वचन के आधार पर बदलती है। ठीक है, क्या समझा अपनों ने? यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग हो तो क्रिया किसके आधार पर बदलती है? कर्म की। परंतु इस प्रकार के वाक्यों में कर्मवाच्य नहीं माना जाकर कर्तृवाच्य माना जाएगा। ये लीजिए, ये है यहां पर विशिष्ट नियम। यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग जुड़ा हुआ है तो वहां पर क्रिया सदैव कर्म के लिंग वचन के आधार पर बदलती है, परंतु फिर भी इस प्रकार के वाक्यों में कर्मवाच्य नहीं माना जाकर क्या माना जाता है? कर्तृवाच्य माना जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास एक वाक्य है, सीता ने गाना गाया। ये वाक्य है। ठीक है, अब सीता ने गाना गाया, इस वाक्य में सबसे पहले तो देखते हैं अपने नियमों के अनुसार कौन सा वाक्य आ रहा है या कौन सा वाच्य आ रहा है। सीता ने गाना गाया, अब सीता का लिंग चेंज करो, राम ने गाना गाया। अपनों ने कर्ता का लिंग चेंज किया परंतु क्रिया कहीं नहीं बदली, तो अब कर्म का लिंग चेंज करो। अब अपन यूं करते हैं कि राम ने कविता गाई। जैसे ही अपनों ने गाना गाया परंतु कविता गाई, जैसे ही अपनों ने कर्म का लिंग वचन चेंज किया, ये पुल्लिंग था और इसको अपनों ने क्या बना दिया? स्त्रीलिंग बना दिया। जैसे स्त्रीलिंग बनाया वैसे ही क्रिया बदल गई, अर्थात कर्म के आधार पर क्रिया बदली, तो इसलिए इसमें आना कौन सा चाहिए? कर्मवाच्य। परंतु कर्ता के साथ ने परसर्ग जुड़ा होने के कारण यहाँ पर कौन सा वाच्य माना जाएगा? कर्तृवाच्य माना जाएगा। ये नियम है, सीधी की सीधी बात है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे कौन सा वाक्य हो सकता है। ठीक है, इसी नियम के अनुसार देखिए, वाक्य है रितुल ने खिलौना तोड़ा। ये वाक्य है। अब इसमें लिंग चेंज कीजिए। रितुल कौन है? पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग देखिए, रवीना कर दीजिए। रवीना ने खिलौना तोड़ा। तो रितुल ने खिलौना तोड़ा, रितुल का अपनों ने यानी कर्ता का अपनों ने लिंग चेंज किया, परंतु क्रिया
तोड़ा तोड़ा, कहीं भी चेंज नहीं हो रही। तो कर्ता के लिंग वचन के अनुसार नहीं हो रही, तो कर्म का चेंज करके देख लीजिए। अब रितुल ने, अब खिलौना क्या था, पुल्लिंग था, तो अपन कोई भी स्त्रीलिंग ले लेते हैं, कार ले लेते हैं। रितुल ने कार तोड़ा, अब वाक्य सही है क्या? जी नहीं, वाक्य गलत है। रितुल ने कार तोड़ा नहीं, रितुल ने कार तोड़ी। तो यहां पर जैसे ही अपनों ने कर्म का लिंग चेंज किया, वैसे ही यहां पर जो क्रिया है वो बदल गई। तो क्रिया किसके आधार पर बदली? कर्म के आधार पर। होना कौन सा चीज? कर्मवाच्य। परंतु कर्ता के साथ तीनों वाक्यों में ने परसर्ग आया है, इसलिए यह वाक्य कौन सा माना जाएगा? कर्तृवाच्य माना जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से एक वाक्य और देख लेते हैं। राम ने पुस्तक पढ़ी, ये वाक्य है। तो राम ने पुस्तक पढ़ी वाक्य है। तो यहां पर राम कर्ता है और कर्ता कौन है? पुल्लिंग है। अब यहां पर अपन इसकी जगह क्या लगा कर देखते हैं? सीता। तो सीता ने पुस्तक पढ़ी, जो का त्यों आ रहा है? पढ़ी आ रहा है, कहीं क्रिया में कोई बदलाव नहीं आ रहा। तो अब अपने को क्या करना है? कर्म का लिंग चेंज करना है। तो यहाँ पर पुस्तक कौन है? स्त्रीलिंग है। अब इसको बना दो पुल्लिंग। राम ने अखबार पढ़ा, ये कर लीजिए। अब देखिए, सीता ने अखबार पढ़ा, राम ने अखबार पढ़ा। जैसे ही अखबार का लिंग यानी कर्म का लिंग चेंज किया, वैसे ही क्रिया का लिंग भी बदल गया। तो इसलिए यहां पर आना कौन सा चीज? कर्मवाच्य है। परंतु यहां पर ने परसर्ग होने के कारण ये वाक्य भी किस में जाएगा? कर्तृवाच्य में जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अगले नियम की तरफ। तो आगे अपन कौन सा नियम है देख सकते हैं। देखिए, विशेष नियम में अपनों ने पहला नियम देखा। आइए नियम नंबर 2 पर। विशेष नियम 2, ठीक है। अब विशेष नियम में नियम नंबर 2, दूसरा नियम कौन सा है? दूसरा नियम है कि ये जो वाक्य है, या फिर अपन जो वाक्य लिखते हैं उनमें, चलिए मैं पहले वाक्य लिखती हूं। माधव ने राघव को पीटा, ये वाक्य है। देखिए, मैं आपको कह रही हूं कि माधव ने राघव को पीटा, अन्य पुरुष है। मैं माधव को जाकर तो नहीं कहूंगी माधव ने राघव को पीटा, नहीं राघव को कहूंगी राघव ने माधव को पीटा। हाँ, मैं यूं कह सकती हूं कि तुम्हें उसने पीटा या उसने तुम्हें पीटा, ये बात कही जा सकती है। यानी क्रिया किस में जा रही है? अन्य पुरुष में जा रही है। ठीक है, अन्य किसी की बात कर्ता के द्वारा की जा रही है। दूसरी बात, पीटा, पीटी, पीटे, ये क्रिया के रूप हो सकते हैं। पीटा पुल्लिंग, पीटी स्त्रीलिंग और पीटे बहुवचन। तो देखिए, पीटा पुल्लिंग में आ रही है तो पुल्लिंग भी आ जाता है। यहां पर एक तो अन्य पुरुष आ गया, एक पुल्लिंग आ गया। अब देखिए, माधव ने राघव को पीटा, एक वचन है, मैं पहले ही बता चुकी हूं, बहुवचन तो पीटे होता, तो एक वचन भी आ गया। ठीक है, माधव ने राघव को पीटा। अब इस वाक्य में है वो आप कर्ता का या इन दोनों का, जो भी दो पर्सन आए हैं, दो व्यक्ति आए हैं, इन दोनों का लिंग चेंज कीजिए। सीता ने, ये पुल्लिंग है तो अपन स्त्रीलिंग बना देते हैं। सीता ने गीता को पीटा, क्रिया कहीं बदली? नहीं बदली, अपनों ने स्त्रीलिंग बना दिया। उन्होंने उसको पीटा, अब उन्होंने क्या होता है? बहुवचन, तो उन्होंने उसको पीटा, परंतु क्रिया नहीं बदली, यानी क्रिया कैसी रह रही है? अपरिवर्तित
रह रही है। अब जहां पर भी क्रिया अपरिवर्तित रहे, अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन इत्यादि में कहीं भी आए, कौन सा वाच्य माना जाता है? भाववाच्य माना जाता है। हम जानते हैं अच्छे से तरीके से, परंतु यहां पर भाववाच्य न माना जाकर कर्तृवाच्य माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, चलिए देख लेते हैं। देखिए, नियम ये कहता है, यहां पर वाच्य का दूसरा नियम आ रहा है। नियम कहता है कि यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग जुड़ा हुआ हो तथा कर्म के साथ को परसर्ग का प्रयोग हो, तो वहां, हालांकि मैंने ये पुल्लिंग वगैरह ये समझाया, परंतु इस प्रकार के वाक्यों में नहीं आया तो नहीं आने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के वाक्यों में बस अपन भाववाच्य किस आधार पर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिया अपरिवर्तित रह रही है, इसलिए अपन इसको भाववाच्य में ले जा रहे थे। तो कर्म के साथ को परसर्ग का प्रयोग हो, तो वहां क्या होगा, वहां क्रिया सदैव अपरिवर्तित रहती है। क्रिया सदैव कैसी रहती है? अपरिवर्तित रहती है। अतः इस कारण वाक्यों में कौन सा माना जाना चाहिए? अतः इस कारण वाक्यों में भाववाच्य माना जाना चाहिए। ये तो अकॉर्डिंग टू रूल्स बात हो रही है, नियमानुसार बात हो रही है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। परंतु अपन मानेंगे क्या, अपन इसको करेंगे क्या? भाववाच्य तो माना जाना चाहिए, तो विशेष नियम क्या है? नियमानुसार तो भाववाच्य होगा, परंतु ये एक विशेष नियम है। और विशेष नियम क्या कहता है? विशेष नियम कहता है कि परंतु इस प्रकार के वाक्यों में, परंतु इस प्रकार के वाक्यों में भाववाच्य न माना जाकर कर्तृवाच्य माना जाएगा। ये लीजिए, ये हमारा दूसरा नियम है, कहता है। यानी नियमानुसार यदि अपन देखें तो नियमानुसार तो अपना कौन सा वाच्य माना जाना चाहिए? हमारा भाववाच्य माना जाना चाहिए, परंतु हम फिर भी भाववाच्य न मानकर कौन सा वाच्य मानते हैं? कर्तृवाच्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये विशिष्ट नियम है, कर्ता के साथ ने आ जाए, कर्म के साथ को आ जाए। देखो, कर्ता के साथ अकेला ने आया तो भी कर्तृवाच्य, कर्ता के साथ यदि ने व को आया तो भी कर्तृवाच्य, जबकि कर्ता के साथ ने आता है तब तो होना कौन सा चाहिए? कर्मवाच्य होना चाहिए, कर्मवाच्य होना चाहिए। और यदि कर्ता के साथ ने, कर्म के साथ को का प्रयोग हो, तब कौन सा होना चाहिए? भाववाच्य होना चाहिए।
नियम तो ये कहता है कर्ता के साथ ने हो तो क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है, तो इसलिए कर्मवाच्य होना चाहिए। कर्ता के साथ ने, कर्म के साथ को हो तो क्रिया अपरिवर्तित रहती है, तो भाववाच्य होना चाहिए। परंतु फिर भी दोनों प्रकार के वाक्यों में वाच्य कौन सा माना जाएगा? कर्तृवाच्य माना जाएगा। ये छोटा सा सिंपल सा नियम है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन एक दो उदाहरण और इसके देख लेते हैं और अपन देख लेते हैं कि भाई किस प्रकार से कौन कौन सी चीज इसमें आ सकती है। देखिए, मान लीजिए एक वाक्य है, कौन सा? रितुल ने, वाक्य है रितुल ने जेश को पढ़ाया, ये वाक्य है। अब यहां पर रितुल और जेश दोनों ही क्या है? दोनों ही पुल्लिंग है। अब यहां पर इनकी जगह आप स्त्रीलिंग का प्रयोग कर लीजिए। स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे तो आप यहां पर नीता ने मीता को पढ़ाया, इस प्रकार से आप वाक्य को प्रयोग में ला सकते हैं। देखिए, यहां पर दोनों पुल्लिंग थे, रितुल और जेश, ठीक है। अब यहां पर अपनों ने दोनों को स्त्रीलिंग बना दिया, नीता और मीता। क्रिया कहीं बदली? नहीं बदली। अब यहां पर वचन चेंज कर दो, उन्होंने ने, उन्होंने, अब ने साथ आ गया तो दोबारा ने नहीं आएगा। उन्होंने उसको पढ़ाया। अब ये देखिए, यहां पर अपनों ने जो लिया था एक वचन पुल्लिंग, फिर एक वचन स्त्रीलिंग, यहां पर बहुवचन, उन्होंने उसको पढ़ाया। अब यहां पर भी क्या है? ने लगा हुआ है, यहां पर भी क्या है? को लगा हुआ है, यानी कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को लगा हुआ है। क्रिया बदली? नहीं बदली। क्रिया अपरिवर्तित रही तो होना कौन सा चाहिए? भाववाच्य होना चाहिए, परंतु भाववाच्य नहीं होकर होगा कौन सा? कर्तृवाच्य यहां पर माना जाएगा। तो ये है यहाँ पर वाच्यों के दो महत्वपूर्ण प्रथम नियम। तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।